बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फास्टस प्ले का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। जर्मनी के गरीब घराने में पैदा हुआ। ड्रामे के आगाज़ में ही कोरस के ज़रिए फास्टस का तारुफ करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर फास्टस मज़ीद तालीम के लिए वो विटनबर्ग पहुंचता है, जहां वो थियोलॉजी में पीएचडी की डिग्री लेता है, डॉक्टरेट की डिग्री लेता है। बहुत जल्द वो दूसरे तमाम रिलीजियस स्कॉलर्स को अपनी जहानत और काबिलियत के बल पर बहुत पीछे छोड़ देता है, और यही चीज़ इसके गुरूर और तकब्बुर का बाइस बनती है, इसे मज़ीद इल्म हासिल करने पर उकसाती है। ऐसा इल्म जो इसे दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना दे, और यही उसकी सोच उसे ब्लैक मैजिक में माहिर होने की तरगीब देती है। अपने मकसद के लिए वो दो मशहूर जादूगरों वेल्डस एंड कार्निलियस की खिदमत हासिल करता है। फास्टस को अपने इन गलत अज़ाइम से रोकने के लिए एक गुड एंजल उसे नेकी की तरफ राग़ब करता है और दर्स देता है, और दूसरी तरफ एक बैड एंजल उसे बुराई के रास्ते पर ले जाना चाहता है। अब इन्हीं नेकी और बदी की इस जंग में ज़ाहिर है बदी फातह ठहरती है, क्योंकि फास्टस बजाते खुद बैड एंजल के लिए एक आसान हदफ साबित होता है। और फिर आने वाले वक्त में जो वक्ती कामयाबियाँ इसकी मुंतज़िर हैं, उनके नशे में वो इस कदर खो चुका है कि इसे अपने इंजाम को भी भूल चुका है कि उसका एंड पे इंजाम क्या होगा। वो इसके बारे में भी ज़रा नहीं सोचता है। दैन इसी दौरान फिर फास्टस के दो स्कॉलर्स दोस्त उसके घर पहुंचते हैं, जहां इसका जो सर्वेंट है वैगनर उन्हें ये बताता है कि फास्टस वेल्डस और कार्नेलस के साथ मुलाकात में मसरूफ़ है और ब्लैक मैजिक सीखने के लिए मीटिंग कर रहा है। यह खबर सुनकर वो दोनों उसके दोस्त डॉक्टर फास्टस के दुख के साथ वापस चले जाते हैं और यूनिवर्सिटी के रेक्टर के इल्म में ये बात लाने का फ़ैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये है कि फास्टस अब अकेला एक अंधेरे जंगल में पहुंच चुका है, जहां वो पहली मरतबा ब्लैक मैजिक का एक्सपेरिमेंट करेगा। ज़मीन पर वो कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है और मेफिस्टोफिल्स, जो कि हेल में लूसीफर के असिस्टेंट की हैसियत से वो काम करता है, वो उसे ज़मीन पर आने की दावत देता है डॉक्टर फास्टस। मेफिस्टोफिल्स का चेहरा इस कदर खौफनाक है कि फास्टस इसे कोई दूसरा बेहतर रूप धार कर दोबारा आने का कहता है। अब यहाँ दोनों के दरमियान एक बड़ी लंबी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, जिसमें मेफिस्टोफिल्स फास्टस को बताता है कि वो अपने मालिक की रजामंदी के बगैर फास्टस की कोई मदद नहीं करेगा। फिर वो अपने मालिक लूसीफर का मज़ीद इंट्रो करवाते हुए फास्टस को बताता है कि लूसीफर अपनी नाफरमानी के बाइस जन्नत से निकाला गया, और ये कि मेफिस्टोफिल्स इसे कुछ और शराइत से भी आगाह करता है, जो कि ब्लैक मैजिक सीखने के लिए फास्टस को हर हाल में पूरी करनी होगी। अब जी ये सुनकर फास्टस मेफिस्टोफिल्स को बताता है कि वो पहले ही अपनी रूह और जिस्म को सैटन के अंडर करने का इरादा कर चुका है, लेकिन इस शर्त पर कि उसके बदले में इसे 24 साल की ऐसी ज़िंदगी अता की जाए जिसमें वो अपनी तमाम विशेज़ बआसानी पूरी कर सके। मेफिस्टोफिल्स अब ये इसका पैगाम लेकर इसको कहता है कि अपना ये पैगाम लेकर लूसीफर की खिदमत में हाजिर हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब एक बार फिर फास्टस अपने इन गलत अज़ाइम की तकमील का सोचकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। दैन वक्त आगे गुजरता है और मिडनाइट होती है, तो फास्टस अपने आप से बातें करता है, और नेकी और बदी गुड एंड बैड एंजल फिर आते हैं और फास्टस को अच्छाई और बुराई की तरगीब देने में मसरूफ़ हैं। लेकिन दौलत और ताकत का नशा फास्टस पर हावी हो चुका है। फरिश्तों के जाने के बाद मेफिस्टोफिल्स फिर आता है और ये उसे खुशखबरी सुनाता है कि लूसीफर ने उसे मंजूरी दे दिया कि वो फास्टस के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार है। लेकिन इस सिलसिले में एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, और यह कॉन्ट्रैक्ट फास्टस के खून से लिखा जाना है, जिसकी एक काबिल ज़िक्र शिक ये भी है कि 24 साल बाद लूसीफर को पूरा हक हासिल होगा कि वो फास्टस की रूह को कब्ज़ करके जहन्नम में ले जा सके। अब जी ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। लिखे जाने के बाद फास्टस हेल के मतलब कुछ क्वेश्चंस करता है और फिर अपनी विशेज़ का इजहार करता है कि वो शादी करना चाहता है। फास्टस की ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती है, इसको इनकार कर दिया जाता है कि भाई वो शादी नहीं कर सकता। अब जी मेफिस्टोफिल्स इसे कुछ बुक्स ला के देता है, जो कि ब्लैक मैजिक सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
देन एक बार फिर फास्टस अपने अंदर की जो उसे नेकी और बदी के फरिश्ते आके उकसाते हैं अपने अपने अज़ाइम के लिए। नेकी का फरिश्ता कहता है जी तुम बुराई को तर्क कर दो और माफ़ी मांग लो। बदी कहता है कि नहीं तुम इसी रास्ते पे चलो। वो एक बार फिर आ जाते हैं और अब फास्टस अपने कदम पीछे हटाना चाहता है। वो चाहता है कि वो बदी से बुराई से तौबा कर ले, लेकिन जो बैड एंजल है वो इसे ये यकीन दिलाता है कि अब वो एक रूह है, स्पिरिट है और इसका रिग्रेट ला हासिल है क्योंकि अब वो पछता भी नहीं सकता। मेफिस्टोफेल्स एक बार फिर फास्टस के साथ मौजूद है, लेकिन फास्टस के खुदा और जन्नत के क्वेश्चंस इसे परेशान करते हैं। अपने क्वेश्चंस के जवाबात ना मिलने पर फास्टस को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ना करे और खुदा से माफ़ी मांग ले, लेकिन बैड एंजल फिर उसे इसके भयानक अंजाम से डराता है। इसी दौरान फास्टस अपने मेफिस्टोफेल्स अपने आका लूसीफर के साथ आता है। फास्टस और लूसीफर की अब ये पहली मुलाकात है जहाँ लूसीफर पूरे यकीन के साथ फास्टस को बताता है कि अब खुदा और गॉड और क्राइस्ट भी फास्टस को नहीं बचा सकते, हज़रत ईसा, क्योंकि अब लूसीफर ही उसके रूह और जिस्म का मालिक है। फास्टस अब इन हालात को देखते हुए अपना ख्याल बदलने पर बड़ा मजबूर हो जाता है, जिस पर लूसीफर खुश होकर उसे 7 डेडली सिंस और ब्लैक मैजिक पर एक किताब मुहैया करता है। ये 7 डेडली सिंस क्या है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, इम्पोर्टेंट है ये। दैन ब्लैक मैजिक सीखने और उस कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी के नतीजे में फास्टस की ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो तमाम ख्वाहिशात जो एक अरसे से उसके दिल में हैं वो तमाम की जिस तरह पूरी होती हैं वो कोर्स के ज़रिए हमें इन तमाम बातों का पता चलता है। फास्टस 8 दिन के लिए एक सफ़र पर रवाना होता है। नहीं, 8 दिन के सफ़र के बाद वो अपने घर आता है। इस 8 दिन के सफ़र में वो तमाम इन जगहों पर जाता है जो ज़मीन और आसमान की तमाम गहराइयों और वसअतों का मुशाहदा करता है, जिनका एक आदमी सिर्फ ख्वाब ही दे सकता है। वो हर चीज़ फास्टस की दस्तरस में आ चुकी है, जिसकी हसूल के लिए इसने अपनी जान की भी परवाह न की और इस घिनौने मुआहदे का हिस्सा बन गया, जिसका इंजाम बिलाखिर तबाही और ज़िल्लत आमेज़ मौत के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन फ़िलहाल फास्टस को इसकी परवाह नहीं है, वो इस सब से नज़रें चुराता है। अब फास्टस मेफिस्टोफेल्स के साथ रोमन एम्पायर की तरफ सफ़र करता है, जहाँ पर कुछ और कामयाबियाँ इसकी मुंतज़िर हैं। रोम के इस सफ़र में जहाँ वो यूरोप के साथ मुलाकात करता है, वहाँ कुछ अजायबात भी फास्टस की निगाह से गुजरते हैं। मीन्स फास्टस अपने इस सफ़र को पूरी तरह से एंजॉय करता है। दैन फास्टस की इस तवील गैर हाज़िरी के नतीजे में इसके घर वाले पीछे से दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब परेशान होते हैं, लेकिन फास्टस वापस आता है तो वो सब इनकी परेशानी का ख़ात्मा कर देता है और उससे जो लोग वो क्वेश्चंस पूछते हैं फास्टस अपनी पूरी जहानत के साथ उनका जवाब देता है और यही उसकी कदर मंजिलत को बढ़ा देते हैं और वो मशहूर हो जाता है। दुनिया के कोने कोने में उसकी शोहरत पहुंच जाती है। अब जी दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, दूसरे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपने मुल्क में अपने कंट्री में बुलाना चाहते हैं। दुनिया की तमाम दौलत फास्टस के कदमों में आ चुकी है। अब वो एक कामयाब इंसान है, एक मुकम्मल सक्सेसफुल पर्सन, जिसकी ज़िंदगी का हर पल उससे लुत्फ़ होने में गुज़र रहा है। अपने अंजाम से बेखबर फास्टस मेफिस्टोफेल्स के साथ रोम के सफ़र का भरपूर मज़ा लेता है। उसे इस बात की कोई शर्म, कोई पशमानी, कोई निदामत नहीं। वो तमाम ख्वाहिशात और वो हसरतें जिनकी तकमील के लिए फास्टस ने अपनी रूह का सौदा कर लिया वो सारी पूरी हो जाती हैं। 24 ईयर्स तवील मुआहदा अगरचा ख़त्म होने के करीब है, लेकिन वक्ती कामयाबियों की जो रोशनी है वो फास्टस को अपना इंजाम भुला चुकी है। वो भूल चुका है कि उसका इंजाम क्या होगा एंड पे, और अपनी तमाम कामयाबियों के नशे में वो इस कदर मदहोश और दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ होता है। वो इस हकीकत से यकसर गाफिल है कि उसकी भयानक मौत लम्हा ब लम्हा उसकी तरफ बढ़ रही है। अब जो फास्टस का सर्वेंट है वैगनर, वो हमें बताता है वो अपने आप से बातें कर रहा होता है और वो इस हकीकत का इंकशाफ करता है कि फास्टस का इंजाम करीब है, क्योंकि फास्टस अपनी तमाम प्रॉपर्टी वैगनर के नाम कर चुके हैं।
लेकिन इस हकीकत के बावजूद फास्टस अपने दोस्त स्कॉलर दोस्तों के साथ उसी लज्जत उसी ऐशो इशरत की रंगीनियों में गुम है। हेलेन ऑफ ट्रॉय को देखने की ख्वाहिश का इजहार मेफिस्टोफिल से करता है। हेलेन ऑफ ट्रॉय के दीदार की ख्वाहिश फास्टस के दोस्तों की भी दरीना ख्वाहिश थी। अब वो चूँकि फास्टस ये ख्वाहिश पूरी करने का अहल था, क्योंकि फास्टस ये काम करना जानता था और वो अपनी तमाम ताकत और इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। अब ये आ गई ना एक 7 डेडली सिंस में से। प्राइड तो था उसमें, पहले रेथ भी था, एनवी भी थी, ग्लटनी। वो वैगनर हमें बताता है कि वो बहुत ज़्यादा खाने लग गया है। अब ये एंड वाला डेडली सिंस भी आ गया है कि वो लस्टी भी हो गया है। दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत को देखने की, उससे शादी करने की ख्वाहिश भी इसमें जाग गई है। हेलेन ऑफ ट्रॉय के जाने के बाद एक ओल्ड मैन आता है जो फास्टस को एक बार फिर नेकी की तरफ बुलाता है। नेकी की इस तरफ तरगीब से फास्टस थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो इससे इम्प्रेस हो जाता है इसके ख्याल में। लेकिन उसके साथ ही ये ख्याल भी उसके दिल में आता है कि अब वक्त गुजर चुका है, अब कोई टाइम नहीं है कि वो नेकी की तरफ जाए या फिर तौबा करे। अब वो रिग्रेट नहीं करना चाहता। फास्टस की यही गुमराही बूढ़े आदमी को, उस ओल्ड मैन को बड़ा गमज़दा कर देती है और वो दुखी दिल के साथ सीन से गायब हो जाता है। अब एक बार फिर मेफिस्टोफिल्स आता है। वो पछतावे की वो कैफियत जो थोड़ी देर पहले फास्टस में ज़ाहिर हुई थी वो एक बार फिर गायब हो जाती है, क्योंकि इसे जो दुनियावी लज्जतें उससे ज़्यादा पुरकशिश महसूस होती हैं और वो हेलेन ऑफ ट्रॉय की खूबसूरती और उसके साथ अपने तमाम गम और पछतावे भूल जाना चाहता है। एक बार फिर ओल्ड मैन आता है। वो अपनी आखिरी कोशिश करता है कि फास्टस एक बार फिर अब वो इस बुराई के कामों को छोड़ दे और खुदा से माफ़ी मांग ले, तो खुदा उसे माफ़ कर देगा। वो साथ में उसे नेकी की तरफ बुलाता है। लेकिन ये जो ओल्ड मैन जो काम कर रहा है वो सैटर्न को अब बात ये पसंद नहीं आती है। अब वो सैटर्न उसे, उस ओल्ड मैन को डराता है, धमकाता है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, इसके साथ रहने दो, इसको इसके हाल पे रहने दो। लेकिन उस ओल्ड मैन का ईमान बहुत पुख्ता है, उसके वो नहीं उसकी बातों में नहीं आता सैटर्न की। और फिर जी यहाँ से शुरू होती है फास्टस के दर्दनाक जवाल की इबरत आमेज़ दैन बिलाखिर नेकी और बदी की जारी रहने वाली इस मुसलसल जंग के साथ फास्टस का 24 साला तवील कॉन्ट्रैक्ट अपने इंजाम की तरफ लम्हा ब लम्हा बढ़ता नज़र आता है। फास्टस की गुनाहों और ऐश प्रस्ती में डूबी ज़िंदगी की आखिरी 1 घंटा बाकी रह जाता है। अब बस जी उसके पास सिर्फ 1 आवर रह गया है, जब फास्टस अपने दोस्तों के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, किस तरह उसने दुनियावी लज्जत और जाहो जलाल के लिए शैतान के साथ 24 साला कॉन्ट्रैक्ट किया और अपनी रूह का सौदा कर लिया। और वो इस तल्ख हकीकत से आंखें नहीं मोड़ सकता कि उसका इंजाम अब करीब है और बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई राह फ़रार नहीं। फास्टस की ये कहानी सुनकर वो सारे दोस्त परेशान नज़र आते हैं और फास्टस को कहते हैं कि अब भी अगर वो चाहे तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और अपने भयानक मौत को टाल भी सकता है, क्योंकि खुदा के रहम की कोई हद नहीं। वो चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार बंदों को माफ़ फरमा दे। लेकिन फास्टस कहता है कि अब ये बात उसके इख्तियार में नहीं रही, बेहतर होगा कि अब उसे अकेले उसके हाल पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी अजियतनाक मौत को गले लगा सके। देन है फास्टस देखता है वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है और आखिरी घंटा है उसके पास, तो फिर उसे अपनी सारी ज़िंदगी की जो उसने किया है, सारी ज़िंदगी काम वो उसकी आंखों के सामने गुजर रहे हैं और उसे अपनी मौत नज़र आ रही है बहुत दर्दनाक। और ये हाल अब बिलाखिर उसे पछताने पे मजबूर कर देता है। वो खुदा से माफ़ी मांगता है। अब वो पागलों की तरह खुदा से रहम की भीख मांग रहा है, फरियाद कर रहा है खुदा से। और वो सोचता है कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और आखिरी घंटा, और ये एक आखिरी घंटा पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो जाए। उसकी ये जो
हार्ट रेंटिंग खुद कलामी की ख्वाहिश करती है कि ये पहाड़ उसके ऊपर आ गिरें, या फिर ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए, या फिर सितारे उसे अपनी आगोश में ले लें, अपनी गोद में छुपा लें। लेकिन ये तमाम उसकी ख्वाहिशात महज ख्वाहिशात ही रह जाती हैं, अब ये नहीं पूरी होने वाली। और वक्त अपनी मखसूस रफ्तार के साथ गुज़रता जाता है और बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचता है जब फास्टस अपने अंजाम को पहुंचता है। बिजली और बादल की गर्ज के साथ सैटर्न आता है। वो फास्टस की रूह को जहन्नम का ईंधन बनना था। बिलाखिर यही होकर रहता है, सैटर्न उसकी रूह को ले जाता है तो वो हेल में चला जाता है। अब सैटर्न फास्टस की रूह के टुकड़े टुकड़े करके इसे हेल में भेज देता है। देन एंड पे कोरस फास्टस के इस दर्दनाक इंजाम को बयान करते हुए कहता है कि फास्टस वक्त से पहले अपनी दर्दनाक मौत से गले मिलता है। दर हकीकत उसकी मौत में अक्लमंदों के लिए एक सबक है और भटके हुओं के लिए इबरत। इंसान के लिए यही एक बेहतरीन रास्ता है कि खुदा ने उसके लिए जो हदें मुअय्यन की हैं वो इन्हीं में रहते हुए इल्म की जुस्तजू करे और इन बातों से बाज रहे जिनसे खुदा ने मना फरमाया है। बेशक इंसान की फलाह इसी में है। यहाँ पे डॉक्टर फास्टस इस प्ले का एंड हो जाता है। लेकिन ये सारी बातें किस सदी में 18 19 पता नहीं किस सदी में लिखी गई हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें 14th सेंचुरी आज से 1400 साल पहले हमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बता दी हैं। हाँ, कुरान पाक में भी इन 7 डेडली सिंस का जिक्र है कि किस तरह ये इंसान को ले डूबती हैं। लेकिन फिर भी आजकल भी यही लोग कर रहे हैं, कुरान पाक को फॉलो नहीं कर रहे। करना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। ख्याल रखना अपना और खुश रहिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।